आज हमारा बैतूल इस कार्यक्रम में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहे हैं और वो विषय है जनगणना 2027 का प्रथम चरण। ये जनगणना क्या है, क्यों है और किस लिए ये आयोजन किया जा रहा है इतना महती, इस बारे में जानकारी देने आज हमारे साथ बैतूल के अतिरिक्त जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अडलक जी और साथ ही तकनीकी प्रभारी जिला जनगणना कार्यालय श्री आशीष वागर्दे जी हमारे साथ हैं। आप सबका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और विनोद जी, आप चूंकि मास्टर ट्रेनर हैं और जनगणना 2027 इस बार पहली बार डिजिटली आयोजित की जा रही है, तो इसमें ट्रेनर का एक महत्वपूर्ण रोल भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो जनगणना 2027 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से यह जो जनगणना 2027 है, जिसका कि अभी वर्तमान में हमारा पहला चरण चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। अब मूल जो बात आती है कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हर एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इसके पूर्व हमने 2011 में जनगणना की थी और अब हम लगभग 16 वर्ष बाद यह जनगणना कर रहे हैं। तो मैं एक मोटे तौर पर आपको इस जनगणना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में यदि बताऊं, सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है कि जनगणना के माध्यम से ही हम हमारे देश के विकास के लिए या यूं कहे कि देश के अच्छे भविष्य के लिए एक सटीक नीतियां बनाते हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं, भारत जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ही धनी देश है। बिल्कुल। यदि हमारे पास इस जनगणना के माध्यम से जो हमारे संसाधनों का आवंटन है और संसाधनों के आवंटन का वितरण कैसे किया जाए, जिससे कि देश की सभी जो नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इन संसाधनों का आवंटन सही रूप में हो, इनकी प्लानिंग करने के लिए यह जनगणना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं यदि इसके तीसरे उद्देश्य की बात करूं तो पिछली जो 2011 में हमारे यहाँ पर जो जनगणना हुई है, हम वहां से आज तक के ये जो 16 साल का जो हमारा सफर है उसकी प्रगति का हम आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में आज हम इस 16 वर्षों के बाद कहाँ है, किस स्थिति में है। बिल्कुल। मैं आपको इसका यदि मुख्य उद्देश्य बताऊं तो जितनी भी हमारी जो निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन होते हैं, उन परिसीमनों में जनगणना का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हो, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे वह संसदीय चुनाव हो, इन सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इस जनगणना के डेटा। भारत में जो जनगणना 2027 है इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किस तरह का है, कुछ इस बारे में भी हमें बताएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसके पूर्व तक जब हम जो भी जनगणना करते थे उसमें हम लोग कागजी अनुसूचियों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यह पहली जनगणना है जो डिजिटल माध्यम से हो रही है और अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 1 मई से लेकर 30 मई तक जो प्रथम चरण चल रहा है उसमें HLO ऐप के माध्यम से हमारे जो प्रगणक और पर्यवेक्षक उसी ऐप के माध्यम से अपना डाटा एकत्रित कर रहे हैं और आगे की भी जो हमारी दूसरे चरण की भी जो जनसंख्या की गणना होगी वह पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगी। तो पहले की तुलना में यदि इस जनगणना में आप देखें तो जो हमारा इस डिजिटलीकरण के माध्यम से बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जनगणना कर रहे हैं। भारत में, हमारे देश में इस जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, कुछ इसका भी बैकग्राउंड हम आपसे जानते हैं? बिल्कुल सर, वास्तव में यदि हम देखें
तो भारत की जो जनगणना है वो हमारी 16वीं जनगणना है। अच्छा। यदि हम देखें इसको तो ब्रिटिश काल में यह जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन वह जो जनगणना थी वह गैर समकालिक थी। अच्छा। जो हमारी नियमित जो जनगणना है वो सन 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में पूर्ण और व्यवस्थित की जा रही है। यानी पूरे देश में एक समय पर ये जनगणना हो रही है जी। और जो हमारी अंतिम जो नियमित जनगणना थी वो 2011 की हुई थी। तो यदि हम स्वतंत्रता के बाद से देखें तो ये हमारी 8वीं है जो नियमित और पूर्ण समकालिक। वैसे यदि हम देखें तो जो भारत की जनगणना है वो 16वीं जनगणना होगी। अच्छा। और इस जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या बनाए गए हैं, क्या माने गए हैं? हमारी जो जनगणना है आपने देखा होगा कि हमने एक लक्ष्य रखा है सन 2047 में विकसित भारत होने का जी। उसमें हमारी इस जनगणना का जो शुभंकर है हाँ। उसमें हमारे एक प्रगति हाँ। जिसमें एक हमारे पास बहुत अच्छा इनका एनिमेशन वीडियो भी है जी। और एक महिला प्रगणक उस प्रगति के माध्यम से हमारी इस जनगणना को समझाती है। और दूसरा है विकास। अच्छा। जो कि हमारे एक पुरुष प्रगणक है जी। तो इन दो शुभंकर को ही मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रगति और विकास इस जनगणना का मूल आधार है। बिल्कुल। और निश्चित ही आज जिस तरीके से हमारा जिला या पूरा प्रदेश, हाँ। मैं पूरे जिला प्रशासन के साथ में रहता हूँ जिसमें हमारे जिले के जो प्रमुख हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, हमारे जिला जनगणना अधिकारी मैडम के मार्गदर्शन में और मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे अतिरिक्त जनगणना अधिकारी आदरणीय गौतम सर के माध्यम से जो कि अथक परिश्रम और फील्ड में जाकर इस जनगणना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं पर्टिकुलर अपने जिले की बात करूं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। बहुत अच्छी बात है। आशीष जी, आप तकनीकी प्रभारी हैं और इस कार्य को काफी नजदीक से आप देख भी रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 की जनगणना इससे पहले जो जनगणना हुई थी उससे किस तरह से अलग है? जैसे अडक सर ने बताया कि ये डिजिटल रूप से जनगणना हो रही है। इस हेतु सीडेक पुणे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा कुछ टूल्स बनाए गए इसमें, जैसे HLO ऐप हो गया सर, जो प्रगणक भी इंस्टॉल करेगा और पर्यवेक्षक भी इंस्टॉल करेगा, जिसमें जो डाटा एंट्री होगी प्रगणक के द्वारा की जाएगी और उसकी सटीकता से वेरिफिकेशन जो होगा पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाएगा जी। और इसके अलावा सर एक पोर्टल है CMSS पोर्टल, जो डाटा प्रगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा सिंक किया जाएगा, वो उस पोर्टल पे प्रदर्शित होगा और उसकी मॉनिटरिंग जो होगी चार्ज अधिकारी एवं जो जिला जनगणना अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, ये जो पिछली जनगणना शुरू हुई थी हमारे बैतूल जिले में, तो उसकी जनसंख्या के आंकड़े क्या थे जो 2011 के सापेक्ष? सर 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कुल जनसंख्या अपने यहाँ की 15,75,000 लगभग थी एवं जिसमें पुरुष जनसंख्या 7,99,000 एवं जो महिला जनसंख्या है 7,76,000 थी और लिंगानुपात सर 971 था। अच्छा जी। और अब हम इस जनगणना के लिए जो बैतूल जिले में तैयारियां हैं कुछ उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये कार्य संपन्न किया सर बैतूल में कुल 22 चार्ज है, जिसमें 11 ग्रामीण चार्ज एवं 10 नगरीय चार्ज और एक सर स्पेशल चार्ज है जो एयरफोर्स स्टेशन आमला है। अच्छा। वो स्पेशल चार्ज है। और ये जो जनगणना है इसकी प्रविधि क्या रहेगी, किस तरह से ये एक्चुअल में की जाएगी? सर हमारे यहाँ जो जिला है उसमें कुल 2802 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाया गया है सर जी। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में उसमें प्रगणक का अलॉटमेंट है और 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक को अलॉट किया गया है। अच्छा। मॉनिटरिंग के लिए जो प्रगणक हर एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर डाटा एकत्रित करेंगे जी। और उसको सिंक करेंगे। उसके बाद में जो पर्यवेक्षक है उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ाएंगे सर। अच्छा, अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे विनोद जी की जो जनगणना 2027 में प्रगणकों को आम जनता से किस तरह के प्रश्न पूछना है? इस प्रथम चरण में
कुल मिलाकर हमारे जो है अंतिम जो 34वां प्रश्न है वो मोबाइल सहित करके 34 प्रश्न है जी। मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं कि हमारे जो प्रश्न है इसमें एक तो है कि बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी है, जैसे पेयजल की व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है जी। बिजली के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, शौचालय की क्या उपलब्धता है। दूसरा, यदि हम देखें कि एक परिवार के पास में क्या क्या परिसंपत्तियां होती है, उसमें क्या उस परिवार के पास साइकिल उपलब्ध है जी, मोटरसाइकिल है या कार है। ऐसी बहुत ही बेसिक सामान्य जानकारी हम लोग पूछ रहे हैं। और मैं यहाँ आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस जनगणना में हमें किसी भी जानकारी को जब हम पूछ रहे हैं जी, तो हमें किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर। अच्छा। कोई हमें उनकी पेपर नहीं लेना है कि उन्होंने कहा कार है तो आपके नाम पे है या नहीं है। हम केवल उपलब्धता की बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनगणना 2027 में आम नागरिकों की क्या भूमिका है। मैंने आपको एकदम प्रारंभ में ही बताया था कि यह जो 2027 की जनगणना है वो देश के साथ साथ हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है जी, और इसलिए महत्वपूर्ण है। बस एक बात है कि बहुत आसान से प्रश्न प्रगणक आपसे पूछने आएगा जी, और उन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही सहज रूप से उनको आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि ये जो आप जो सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराओगे यह आपके साथ साथ देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हम हमारे हर नागरिक का इस 2000 जनगणना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जी जी, यदि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने 47 का सपना देखा है उसको हम साकार होते हुए देख पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी जो नागरिक है वो हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षकों को जो 34 प्रश्न हैं उनका बहुत ही उत्साह के साथ और सही उत्तर दे। और यदि उन्हें किसी तरह की जानकारी चाहिए या कुछ सहायता की आवश्यकता है तो क्या इसका भी कुछ विकल्प या प्रावधान है? बिल्कुल। एक हमारा अभी एक चरण हुआ था 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना, और हमारे जिला प्रशासन ने इस स्वगणना को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था कि अधिक से अधिक जो नागरिक है जिले के वे स्वगणना करें। उस स्वगणना से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वही प्रश्न अभी जो आपको ऑफलाइन प्रगणक पूछने आएगा वो सारे प्रश्न आपके स्वगणना में थे जी, और यदि आपने वो स्वगणना की है तो उन स्वगणना के प्रश्नों से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे पास प्रगणक आ रहे हैं वो बहुत सामान्य जानकारी हमसे प्राप्त करेंगे। सामान्यतः एक उसके मन में एक भ्रांति होती है कि मैं ये जानकारी यदि बता दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक विश्वास के साथ ये बता सकता हूँ कि ये जो आपकी जानकारी है ये इतनी गोपनीय है कि जैसे ही यदि हमारे जो प्रगणक है आपने ये जानकारी उनके पास लॉक की तो इसे देश का कोई भी कितना ही बड़ा जो प्रमुख भी व्यक्ति हो वह अपना व्यक्तिगत डाटा नहीं देख पाएगा। इसलिए आप इस बात से बहुत आश्वस्त रहे कि इसकी गोपनीयता बिल्कुल भी भंग नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और अपनी बातचीत के अंत में हम अतिरिक्त जनगणना अधिकारी नरेंद्र गौतम साहब से भी जानना चाहेंगे कि ये जो जनगणना 2027 है अंततः क्या प्रभाव डालेगी हमारे आज के भारत पर, और जैसा 2047 का हमारे सपनों का भारत है, एक लक्ष्य है, उस पर। आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र गौतम, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी बैतूल। सर, जैसा कि अभी हमारे मास्टर ट्रेनर और तकनीकी प्रभारी महोदय ने आपको विस्तृत जानकारी दी, दरअसल जनगणना 2027
विकसित भारत 2047 के जो व्यापक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की आधारशिला रखेगी सर। जी। मैं बैतूल वासियों से अपील करते हुए कहूंगा कि जनगणना 2027 में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और प्राधिकृत 33 प्रश्नों का जवाब अवश्य दें, प्रगणकों का सहयोग करें, क्योंकि जनगणना 2027 जो कि एक डिजिटल जनगणना है, यह वह सांचा है जो कि आने वाले बैतूल के आकार प्रकार आकृति, आने वाले मध्य प्रदेश के आकार प्रकार और आकृति और संपूर्ण भारत के वास्तविक आकार, जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सम्मानी जनता ने सोचा है कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, उसका सांचा तैयार करेगी। इस सांचे के मूलभूत उपकरण, अंग या पार्ट्स होंगे हमारे द्वारा पूरे देश से विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों, विभिन्न तहसीलों, ब्लॉक, गांव, मजरे, टोलों से एक एक जनमानस से संग्रहित की गई सूचना या डाटा आपके द्वारा हमारे प्रगणकों के माध्यम से संकलित 33 प्रश्नों के सटीक जवाब वो उपकरण होंगे जो जनगणना 2027 के रूप में जो सांचा तैयार होगा, उसका प्रत्येक उपकरण ऐसा होगा कि हम एक विकसित भारत, सपनों के भारत को वास्तविक आकार दे सके। हम सपनों के भारत को गढ़ने का सांचा इसीलिए कह रहे हैं सर, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्यगत, अवसंरचनात्मक और अन्य सभी विधाओं में आपको ये अपेक्षा है कि भारत एक विकसित देश बने, शिखर पर हो, विश्व का नेतृत्व करे और जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है विश्व गुरु की, वापस से उस गौरवशाली परंपरा को अर्जित करे। उसके लिए सबसे जरूरी सर हमें पता हो कि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए। इस जानकारी को जुटाने का सबसे विश्वसनीय और सबसे समन्वयकारी परंपरागत व्यवस्था के रूप में हमारे पास माध्यम है जनगणना। जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई और अब हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां हम डिजिटली जनगणना करके एक एक व्यक्ति तक सीधे पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से, और हमने स्वगणना करके जन सहभागिता को भी इस डिजिटल जनगणना में सम्मिलित किया था, जो कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारे जिले और मध्य प्रदेश राज्य में संचालित हुई, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 19,000 स्वगणक बैतूल जिले के रहे हैं। तो इस जनगणना से सर उन्होंने स्वयं भी और जनगणना के हमारी पूरी जिला टीम ने भी यह तय किया कि इतना कुछ है जिससे हम अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है का आकलन कर सकते हैं, और इसी के आधार पे हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं यह निर्धारित करेंगी कितने की कहाँ क्या आवश्यकता है, ताकि हम हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की चाह रखने वाले पीड़ितों के लिए, हमारे उन जरूरतमंद जिन्हें आवास की जरूरत है उनके लिए, दैनिक आवश्यकताओं के लिए सड़कें, बिजली, पानी, भोजन, खाद्यान्न की आवश्यकताओं के आकलन के लिए ये जनगणना के आंकड़े सर बड़े विश्वसनीय होते हैं। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाएं, कितने लोगों को कितना राशन लगेगा इसका हमें सटीक आकलन करना होता है सर, ताकि एक परिवार, एक व्यक्ति, एक भी भारतीय ना छूटे। तो हम ये आंकड़े जनगणना के माध्यम से जुटाते हैं और यह आंकड़े जुटाने के बाद हमारा वास्तविक आकलन हो, इसमें देरी ना हो, इसीलिए हमने तकनीक का प्रयोग किया और इस तकनीक ने हमें इतना सक्षम बना दिया है सर कि हम इन संकलित आंकड़ों जो हमारे सर्वर के माध्यम से होगा, CMMS पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण होगा सर, और उनका प्रसंस्करण इतनी तेजी से होगा कि हम आगामी 12 से 15 महीनों में शुद्ध संख्यात्मक डाटा प्राप्त करके हम ये निर्धारित कर सकेंगे कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी आवश्यकता है, हमें कितने स्कूल चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, कितनी हमारी परंपरागत नवीनीकरण और कितनी अन्य प्रकार की ऊर्जा की उपलब्धता है, कितनी हमें अन्य ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। 2027 में हमारे पास ये है, 30 में ये होना चाहिए, 35 में ये होना चाहिए, 40 तक हमारे पास ये होगा। इस दर से हम ग्रोथ करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में हमको ये व्यवसाय करना होगा। हमारी कार्यशील जनसंख्या इतनी है, इसको बढ़ाने के लिए हमको इतना करना होगा। इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए हमारे पास इतने संसाधन है, इतने संसाधनों की आवश्यकता होगी, और हम यह भी आकलन कर सकेंगे सर कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हम सशक्त देखना चाहते हैं और हम सतत विकास के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो किन संसाधनों को
कैसे उपयोग करना है और किस तरह से उपयोग करना है, ये जनगणना 2027 हमें बताने में एक बेहतरीन मार्गदर्शक, बेहतरीन विश्वसनीय सांचे के रूप में सहयोग करेगी। अच्छा, 4 बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जनगणना 2027 का वर्तमान में 1 मई से 30 मई तक प्रथम चरण संचालित है, जिसमें मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा और मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें गण जन अर्थात व्यक्तियों की गणना की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अपील करना चाहूँगा कि जनगणना 2027 के अंतर्गत चाही गई समस्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए कोई दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी प्रकार के कोई OTP की मांग प्रगणक हमारे नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते कोई भी पाया जाता है या कोई भी करता है तो आप 1855 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जनगणना संबंधी सहायता के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम और चार्ज स्तरीय कंट्रोल रूम संचालित है। अतः आपको जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न या फिर जानकारी चाहिए तो संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन जिला बैतूल मुख्यालय में कक्ष क्रमांक F2 में संचालित है। इसी प्रकार सभी चार्ज कार्यालय अर्थात तहसील और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के कार्यालय में भी यह जनसंख्या से संबंधित कंट्रोल रूम संचालित है। आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने बांटी। जिला जनगणना कार्यालय की ओर से मैं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी और टीम आपसे विनम्र अपील करती है कि जनगणना 2027 में आप उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। प्रगणक प्रगति और विकास जब आपके घर आए तो उन्हें पूछे गए प्रश्नों के सटीक जवाब दें, सत्य जवाब दें। मैं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी के रूप में आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब या जानकारी पूर्णतः गोपनीय है और इसे किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह पूर्णतः गोपनीय है और पूर्णतः गोपनीय, यह कभी भी गोपनीयता भंग नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर अपनी जानकारी दें। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के बारे में, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्यों की जा रही है और क्या इसकी प्रविधि है, आज जो हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में नरेंद्र गौतम साहब, विनोद कुमार अडलक जी और आशीष वागर्दे जी, आपने जो समय दिया और एक महत्वपूर्ण जानकारी बैतूल के श्रोताओं के साथ साझा की, उसके लिए और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।